सैकड़ों फीट नीचे का मंजर। खूब अंधेरा है, सांस लेने के लिए हवा की जगह कोयले की धूल है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। 5 फरवरी को मेघालय की पहाड़ियों के नीचे यही हुआ। कई मजदूर एक झटके में वहां दब गए। ताजे आंकड़ों के अनुसार 30 मजदूरों की जान चली गई है। ये कोई एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां अवैध रैट होल खनन चलता रहता है। लोग गहराई में उतरते रहते हैं और कुछ साल बाद किसी सुरंग में जिंदगियां दब जाती हैं। सवाल है, जब रैट होल माइनिंग पर रोक लगी है तो ये खदानें चल कैसे रही हैं? और अगर चल रही हैं तो किसकी वजह से चल रही हैं और रोकी क्यों नहीं जा रही? सबसे पहले जानिए गुरुवार यानी 5 फरवरी को मेघालय में क्या हुआ। वहां की ईस्ट जैंतिया हिल्स की एक अवैध कोयला खदान में अचानक ब्लास्ट हुआ। जब तक कोई कुछ समझ पाता 30 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या सिर्फ 2 लोगों को पकड़ लेने से 30 लोगों की जान का हिसाब हो गया? क्योंकि अवैध खनन एक व्यक्ति का अपराध नहीं, एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें पैसा चलता है, डर भी और स्थानीय मजबूरी भी। अगर ये सिर्फ छुपकर चल रही चीज होती तो इतने सालों से खुले तौर पर कैसे चलती रहती? अगर आपको लगता है कि ये कोई इकलौती बदनसीब घटना है तो जरा मेघालय के इतिहास का कैलेंडर पलट कर देखिए। ये एक डरावनी फिल्म की तरह है जो बार बार रिपीट होती है। जनवरी 2021 में इसी जैंतिया हिल्स की एक अवैध खदान में क्रेन टूटने से 6 लोग मारे गए। उससे पहले जनवरी 2019 में 2 मजदूर, 2014 में गारो हिल्स में 4 और 2013 में 5 लोगों की जान गई। थोड़ा और पीछे जाएं तो 2012 में 15 और 2002 में तो 40 लोग एक साथ मारे गए थे। मतलब ये कि साल बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन लाशों की गिनती घटती बढ़ती है लेकिन रुकती नहीं है। और ये सब होता है रैट होल माइनिंग की वजह से। जैसा कि नाम से ही साफ है, चूहों के बिल जैसी खुदाई ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा होती है, खासकर मेघालय और असम में। इसमें पहाड़ के अंदर बहुत सक्रिय छोटी छोटी सुरंगें बनाई जाती हैं जिनमें एक बार में सिर्फ एक आदमी रेंग कर घुस सकता है, सीधा चलकर भी नहीं, रेंग कर। यह तरीका इतना खतरनाक और गैर वैज्ञानिक है कि 2014 में ही एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। यानी कानूनन ये कम से कम 10 साल पहले बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुनाफा कमाने वाले माफिया के लिए कानून सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। कोयला और खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ शब्दों में कहा है कि मेघालय में भारत सरकार की एक भी कोयला खदान नहीं है। सुनिए। मेघालय में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल मैन नहीं है। कोई एक ब्लॉक भी कोलमैन का एक्शन नहीं हुआ है आज तक। कोई पीएसयूज का कोलमैन है न कमर्शियल कोलमैन है। पूरे इलीगल कोलमैनिंग होता है। पूरा ये स्टेट गवर्नमेंट का देखभाल में ये इलीगल कोलमैन को रोकना होता है। हम बहुत बार सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इलीगल कोलमैन रोकने के लिए बार बार चिट्ठी लिखते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, फिर भी अलग अलग जगह कुछ माफिया इलीगल कोलमैन चलाते हुए आम लोगों को, इनोसेंट लोगों को काम कराता है। मंत्री जी मान रहे हैं खदानें अवैध हैं, एनजीटी कह रहा है बैन है, पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तारियां की हैं। अगर सब मान रहे हैं तो ये खदानें चल किसकी शह पर रही हैं? पहाड़ों के बीच कोयला खदान चलाना कोई छोटी मोटी चोरी तो है नहीं। इसके लिए बड़ी बड़ी खुदाई मशीनें चाहिए होती हैं। कोयला ढोने के लिए हजारों ट्रक सड़कों पर दौड़ते हैं और सैकड़ों मजदूर वहां काम करते हैं जिनके लिए खाने रहने का इंतजाम होता है। अगर पुलिस प्रशासन कहता है कि उन्हें पता नहीं था या ये सब चोरी छुपे हो रहा था तो ये बात गले नहीं उतरती। ये सिस्टम का वो फेलियर है जहां केंद्र और राज्य एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं और बीच में पिसता है वो गरीब मजदूर जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेघालय में कोयले का अवैध कारोबार एक बहुत संगठित अपराध है। इसमें सिर्फ खदान मालिक नहीं बल्कि बड़े बड़े हाथ शामिल हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता दबी जुबान में बताते हैं कि कैसे ट्रकों को पास कराने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है। पुलिस नाके होते हैं, चेक पोस्ट होते हैं, फिर भी टनों कोयला राज्य से बाहर निकल जाता है या बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच जाता है। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी वीपीपी के अध्यक्ष आर्डेंट मिलर ने हाल ही में आरोप लगाया कि सरकार और कोल माफिया के बीच एक गहरा गठजोड़ है। मिलर का सवाल है कि बिना ऊपर के आशीर्वाद के कोई आम आदमी इतने बड़े पैमाने पर माइनिंग कैसे चला सकता है, वो भी अवैध। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, मिली भगत की तरफ इशारा करता है। कभी सोचा है एक ट्रक कोयला बिकता कितने में है? लाखों में। और उसे खोदने वाले को क्या मिलता है? सिर्फ कुछ रुपए और मौत की गारंटी। अब आप पूछेंगे कि जब पता है जान जा सकती है तो लोग वहां जाते क्यों हैं? तो वजह है बेरोजगारी। खास तौर पर असम की बराक घाटी और मेघालय के गरीब इलाकों में रोजगार के मौके ना के बराबर है। फैक्ट्री नहीं है, खेती में कमाई नहीं है। ऐसे में एक खदानें चुंबक की तरह काम करती हैं। एक मजदूर को दिन के 500 से 2000 रुपए तक मिल जाते हैं, जो उनके लिए बड़ी रकम है। दलाल उन्हें सपने दिखाकर लाते हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि उन्हें बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के जमीन के नीचे भेज दिया जाता है। अगर वहां कुछ हो जाए उनके साथ तो उनका नाम किसी रजिस्टर में नहीं होता, वो बस गायब हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मजदूर अदृश्य होते हैं। मरने पर न मुआवजा न कोई खबर। इस अवैध खनन से सिर्फ इंसान नहीं मर रहे, मेघालय की नदियां भी मर रही हैं। रैट होल माइनिंग से निकलने वाला केमिकल सीधे साफ नदियों में मिलता है। लुखा, मिंडू और कोपिली जैसी नदियां जो कभी जीवन देती थीं, आज इतनी जहरीली हो चुकी हैं कि उनमें मछलियां तक जिंदा नहीं रह सकती। पानी का रंग नीला या लाल हो जाता है, जो देखने में शायद सुंदर लगे, लेकिन असल में वो मौत का रंग है। खेती की जमीन बंजर हो रही है, हवा में कोयले की धूल है और इस प्रदूषण के कारण स्थानीय लोग बीमारियों के साथ जीने को मजबूर हैं। हमने हादसों की बात की, माफिया की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस खदान के अंदर क्या होता है? जिस जगह को रैट होल कहा जाता है, वहां इंसान चूहा बनकर कैसे काम करता है? इसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया, लेकिन अब आपको विस्तार से समझाती हूं। ये तकनीक सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही डरावनी है। इस अंधेरी दुनिया के आर्किटेक्चर में घुसना आसान है, लेकिन बाहर आना किस्मत पर निर्भर है। रैट होल ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बिल चूहों के लिए ही ठीक है, इंसानों के लिए नहीं। इसमें जमीन के अंदर बहुत सक्रिय सुरंगें खोदी जाती हैं। इनका डायमीटर बमुश्किल 3 से 4 फीट होता है। अब जरा अपने कमरे की दीवार देखिए, 4 फीट कितना होता है? इतना कम कि एक इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता। मजदूर को रेंग कर या उकड़ू बैठकर अंदर जाना पड़ता है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी कुल्हाड़ी होती है और सर पर एक टॉर्च। घंटों तक उसी झुकी हुई हालत में बिना हवा के वो कोयला काटता है। कोयला खदानों में ये काम मुख्य रूप से 2 तरीकों से होता है, दोनों से खतरा बराबर है। पहला तरीका है साइड कटिंग। ये तरीका अक्सर पहाड़ी ढलानों पर अपनाया जाता है। इसमें पहाड़ को हॉरिजॉन्टली काटकर सक्रिय सुरंगें बनाई जाती हैं। मजदूर रेंगते हुए अंदर जाते हैं और कोयले की परत को ढूंढते हैं। ये देखने में दीमक के बिल जैसा लगता है। पहाड़ी का ढांचा कमजोर हो जाता है और कभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। दूसरा है बॉक्स कटिंग। ये तरीका और भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें पहले जमीन पर एक रेक्टेंगुलर या गोल गड्ढा खोदा जाता है, करीब 5 वर्ग मीटर चौड़ा, लेकिन इसकी गहराई 100 फीट से लेकर 400 फीट तक हो सकती है, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी गहरा गड्ढा। मजदूर इस अंधेरे कुएं में उतरते कैसे हैं? कोई लिफ्ट नहीं होती, तो काम चलाऊ क्रेन, रस्सी या फिर बांस की कच्ची सीढ़ियों के सहारे वो पाताल में उतरते हैं। जब वो नीचे कोयले की परत तक पहुंचते हैं तो वहां से असली खेल शुरू होता है। उस गहरे गड्ढे के तल से वो हॉरिजॉन्टली सुरंगें खोदना शुरू करते हैं। तो अगर आप ऊपर से इसका नक्शा देखें तो ये किसी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसा दिखता है। बीच में एक गड्ढा और चारों तरफ फैली हुई पतली पतली सुरंगें। हवा जाने का कोई रास्ता नहीं, पानी निकलने का कोई पंप नहीं, बस किस्मत के सहारे खुदाई हो रही है। अब सवाल यह है कि जब इतना खतरा है तो वैज्ञानिक तरीके क्यों नहीं अपनाए जाते? तो इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि मेघालय में कोयले की परत बहुत पतली है, कहीं कहीं तो सिर्फ 2 मीटर मोटी।
बड़ी मशीनें या ओपन कास्ट माइनिंग यहाँ आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा निकलेगा और कोयला कम। इसलिए स्थानीय माफिया के लिए रैट होल ही सस्ता और जानलेवा जुगाड़ ही सबसे मुफीद रास्ता है। एनजीटी ने इसको इसलिए बैन किया था क्योंकि ये न सिर्फ इंसानों को मारता है बल्कि नदियों के पानी को तेजाब बना देता है। फिर भी आजीविका और परंपरा के नाम पर स्थानीय राजनीति इसे संरक्षण देती आ रही है। इसी का नतीजा है मेघालय का ये हादसा। लेकिन मेघालय तो बस एक कड़ी है। भारत की जमीन के नीचे ऐसी कई कहानियां दफन है जहां कोयले ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए, कभी सैलाब, कभी धमाका। साल था 1965, जगह धनबाद के पास ढोरी खदान। तब ये बिहार था, आज का झारखंड। रात का करीब 1 बज रहा था। खदान में शिफ्ट बदलने का वक्त था। पिछली शिफ्ट के थके हुए मजदूर बाहर आ रहे थे और अगली शिफ्ट के मजदूर अंदर जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक ऐसा धमाका हुआ जिसने धरती हिला दी। ये कोई मामूली विस्फोट नहीं था। चश्मदीद बताते हैं कि धमाका इतना भयानक था कि खदान के तीनों मुहानों से लावा और आग का गुबार फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर कोई ज्वालामुखी फट गया हो। आसमान चिंगारियों से भर गया। रात में दिन जैसा उजाला हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने सुनी। खदान के अंदर मौजूद मजदूरों को भागने का मौका भी नहीं मिला। जो बाहर थे वो अंदर वालों को बचाने की सोच भी नहीं पाए। सरकारी आंकड़ों में 268 मजदूरों की मौत दर्ज हुई। 268 परिवार एक ही रात में तबाह हो गए। ये उस समय के सबसे बड़े हादसों में से एक था। इसके बाद रैट होल माइनिंग पर सवाल उठने शुरू हुए, लेकिन सिर्फ सवाल ही उठे, जवाब कोई नहीं मिला। फिर 10 साल बाद एक और बड़ा हादसा हुआ। 27 दिसंबर 1975, जगह झारखंड के बोकारो के पास चासनाला खदान। ये वो दिन था जब भारत के माइनिंग इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। चासनाला की खदान में काम चल रहा था, तभी अचानक खदान की दीवार टूट गई और पास के जलाशय, जिसको रेजर्वायर कहते हैं, वहां का करोड़ों गैलन पानी खदान के अंदर भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि मजदूरों को संभलने के लिए कुछ सेकंड भी नहीं मिले। कल्पना कीजिए, सैकड़ों फीट नीचे घना अंधेरा और अचानक प्रलय जैसा पानी। खदान पूरी तरह जलमग्न हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन हफ्तों चला। पंप से पानी निकाला गया। इस हादसे में 376 लोग मारे गए। मजदूर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, कोई नहीं बचा। ये घटना इतनी दिल दहला देने वाली थी कि इसने बॉलीवुड को भी झकझोर दिया। 1979 में आई अमिताभ बच्चन की कल्ट क्लासिक फिल्म काला पत्थर इसी चासनाला हादसे पर आधारित थी। फिल्म में हमने हीरो को लड़ते हुए देखा, लेकिन असल जिंदगी में चासनाला के उन 376 हीरोज के लिए कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। आप कहेंगे कि वो तो पुराने जमाने की बातें थी, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन अफसोस, हादसे आज भी वैसे ही हो रहे हैं, बस साल बदला है, हालात नहीं। पिछले साल जनवरी 2025 में असम के दिमा हसाओ जिले में फिर वही कहानी दोहराई गई। 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर गया। रैट होल माइनिंग जैसा ही सीन था। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग अंदर फंस गए। हफ्तों तक रेस्क्यू चला, उम्मीदें बंधी और टूटी। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा मानकों की धज्जियां आज भी उड़ाई जा रही हैं। इसके कुछ महीनों बाद जुलाई 2025 में झारखंड के रामगढ़ जिले में सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट के पास एक और हादसा हुआ। वहां अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा था। मजदूर काम कर रहे थे, तभी जमीन धंस गई। 4 की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये वो लोग थे जो शायद अपनी जरूरत के लिए कोयला निकालने गए थे, लेकिन अपनी जान गंवा बैठे। 1965 का ढोरी हो, 1975 का चासनाला हो या 2026 का मेघालय, पैटर्न एक ही है। लापरवाही, सुरक्षा से खिलवाड़ और गरीब की मजबूरी। काला पत्थर फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, ये कोयला नहीं है, ये उन मजदूरों की राख है जिन्होंने इसे निकालते हुए अपनी जान दे दी। आज सवाल ये नहीं है कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि हम इन हादसों को न्यू नॉर्मल क्यों मान बैठे हैं। 30, 268, 376, ये सिर्फ कोई संख्या तो है नहीं, ये वो धड़कनें थी जो सिस्टम के शोर में खामोश हो गई। इन हादसों को देखने के बाद एक सवाल आपके मन में आया होगा, क्या हम अकेले हैं जहां लोग अपनी जान हथेली पर रखकर कोयला निकालते हैं, या कहीं और भी लोग इसी तरह चूहा बनकर जमीन खोद रहे हैं? तो अगर आप सोच रहे हैं कि रैट होल माइनिंग सिर्फ भारत का आविष्कार है, तो आप गलत हैं। दुनिया के कई देशों में गरीबी और कोयले की भूख ने लोगों को जमीन के नीचे धकेला है।
हालांकि रैट होल शब्द खास तौर पर भारत के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी तरह की ASM यानी आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल माइनिंग दुनिया भर में होती है। लिस्ट में पहला नाम है यूक्रेन। हैरान मत होइए, यूरोप के यूक्रेन में भी अवैध कोयला खदानें हैं जिन्हें कोपनकस कहा जाता है। डोनबास जैसे इलाकों में लोग रैट होल जैसी ही सकरी खदानें खोदकर कोयला निकालते हैं। वहां भी हादसे होते हैं, लेकिन वो अक्सर बड़ी खबरों में नहीं आते। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका के कई देशों और दक्षिण अमेरिका जैसे कोलंबिया में भी छोटे स्तर पर अवैध माइनिंग होती है। वहां सोना और कीमती पत्थरों के लिए रैट होल बनाए जाते हैं, लेकिन कोयले के लिए भी ये तरीका अपनाया जाता है। तरीका वही है, बिना सेफ्टी गियर के, बिना कपड़ों के, मौत के मुंह में उतरना। ज्यादातर देशों में रैट होल माइनिंग या असुरक्षित ASM गैर कानूनी है। भारत की तरह ही वहां की सरकारें इसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्थानीय भ्रष्टाचार और गरीबी के कारण यह धंधा अंडरग्राउंड चलता रहता है। NGT ने भारत में इसे 2014 में बैन किया, लेकिन जैसा हमने देखा, कागज पर बैन लगना और जमीन पर काम का रुकना दो अलग बातें हैं। अब बात करते हैं समाधान की। अगर रैट होल गलत है तो सही क्या है? दुनिया भर में और भारत की बड़ी सरकारी खदानों में कोयला निकालने के वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल होते हैं। ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है ओपन कास्ट माइनिंग। ये सबसे सुरक्षित और आम तरीका है। इसमें जमीन के ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को बड़ी मशीनों से हटा दिया जाता है जब तक कि कोयले की परत दिख ना जाए। फिर एक बड़े खुले गड्ढे से कोयला निकाला जाता है। इसमें छत गिरने या दम घुटने का डर नहीं होता, क्योंकि सब कुछ खुले आसमान के नीचे होता है। इसके लिए बहुत बड़े इलाके की जरूरत होती है और पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन इंसानी जान का जोखिम कम होता है। दूसरी है अंडरग्राउंड माइनिंग। जब कोयला बहुत गहराई में हो तो सुरंग बनानी पड़ती है, लेकिन रैट होल की तरह नहीं। इसमें सुरंग बनाते समय कोयले के बड़े खंभे छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो छत का बोझ उठा सकें। ये एक इमारत के पिलर्स जैसा काम करते हैं। ये पूरी तरह मशीनी तरीका है। इसमें एक बड़ी मशीन कोयले को काटती है और खंभे छत को रोके रखते हैं। जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती है, पीछे की छत को सुरक्षित तरीके से गिरने दिया जाता है। इसमें हवा, रोशनी और भागने के रास्ते का पूरा नक्शा पहले से तैयार होता है। तो अब आप पूछेंगे, अगर इतने अच्छे तरीके मौजूद हैं तो हमारे यहाँ लोग जान जोखिम में क्यों डालते हैं? वजह है भूगोल और पैसा। जैसा कि मैंने अभी बताया था, मेघालय में कोयले की परत बहुत पतली है। अगर वहाँ बड़ी मशीनों में से माइनिंग की जाएगी तो कोयले से ज़्यादा मिट्टी निकलेगी, जो आर्थिक रूप से महंगा पड़ेगा। इसलिए माफिया वैज्ञानिक तरीके की जगह रैट होल का रास्ता चुनते हैं, जो कि सस्ता भी होता है। उन्हें इंसानी जान सस्ती लगती है और मशीनें महंगी। तो ये थी कोयले की वो काली सच्चाई जो शायद आपके घर की बिजली की रोशनी या चमचमाते स्टील के पीछे कहीं अंधेरे में छुपी है। हमने देखा कि कैसे मेघालय से लेकर झारखंड तक इंसान की लालच और मजबूरी का एक खूनी खेल लगातार चल रहा है। तरीके मौजूद हैं, साइंस है, बड़ी मशीनें हैं, कड़े कानून हैं। कमी है तो सिर्फ उस नियत की जो मुनाफे के तराजू में मजदूर की जान को थोड़ा भारी माने। तो आज जाते जाते मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या 30 मौतों की खबर भी कुछ दिन बाद पुरानी रद्दी बन जाएगी? क्या रैट होल में रेंगने वाला वो मजदूर कभी हमारे लिए इंसान बन पाएगा, या वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? ये मौतें फुल स्टॉप नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पूरे सिस्टम पर। फैसला आपको करना है कि हम इनकी खबर को सुनकर देखकर भूल जाएंगे और अगली ब्रेकिंग न्यूज़ का इंतजार करेंगे, या फिर इसके बारे में और पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे, जागरूक बनेंगे और सवाल करेंगे। सवाल तब तक करेंगे जब तक हमें जवाब मिल ना जाए।